टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं मोहम्मद अफजल आलम। इस वक्त देश की बड़ी ही विषम परिस्थिति और विकट स्थिति है। तो सवाल खड़ा होता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन होने का दावा करता था और 3 दिनों के अंदर सेना से भी बड़ा सैन्य कर्मी तैयार करने के दम भरता था, तो वो संगठन कहाँ है? आखिर वो कहाँ और कौन से बिल में घुस गए हैं? आपदा के आते आते और लॉकडाउन होते ही आरएसएस गायब, विश्व हिंदू परिषद गायब, हिंदू महासभा गायब, बजरंग दल गायब, विद्यार्थी परिषद गायब, गौरक्षक दल गायब, अमित शाह गायब, कपिल मिश्रा गायब, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा गायब, मनोज तिवारी गायब, तो वहीं अनुपम खेर भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये सभी लकड़बग्गे कौन से बिल में घुसे हैं? और इनके जैसे तमाम भक्तों की टोली और भक्त गायब। जनता से बस यही अपील, इन गायब लोगों के बारे में भूलना मत और समय आने पर इनको मुंह तोड़ जवाब देना और इनके साथ खड़े होना जो तुम्हारे साथ आज खड़ा है, वरना ईश्वर भी शायद आपको माफ नहीं करेगा। जी हाँ, सवाल यही कि आखिर ये कहां गए। आज हम आपको आरएसएस, जो दुनिया का सबसे बड़ा समाजसेवी होने का दावा करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके झूठों का पर्दाफाश करेंगे। आज देखिए, ये 2 तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर आपको ये नजर आएगी, ये तस्वीर है डॉक्टर्स ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं और ये डॉक्टर जो है, और ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा ही दिलचस्प है किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के आईटी सेल काम करता है। ये देखिए कि 2 तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, और उस तस्वीर में ये देखना है आपको कि एक तस्वीर में आपको डॉक्टर्स हैं जो हाथों में क्यूबा का झंडा लिए हुए हैं और साथ में मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं। शायद आप पहचान नहीं पा रहे होंगे ये कौन से देश में है और क्या जा रहे हैं, ये मैं भी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये क्यूबा का झंडा है। आरएसएस वाले ने बड़ी ही चतुराई से, जब पूरा देश इस वक्त भयंकर आपदा की स्थिति में है और लोग दाने दाने को मोहताज हैं, तो गरीब मजदूर, रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले आज खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कहाँ गया समाजसेवी संगठन? तो अपने इमेज को, जो फर्जी राष्ट्रवाद का दावा करते हैं, हर बात पे राष्ट्रवादी और राष्ट्र प्रेम की भाव दिखाते हैं, जो कलंक लग रहा है उस पर, उसको सुधार करने के लिए उन्होंने ये फोटोशॉप कराया। उसके आईटी सेल ने बड़ी ही चतुराई से, जो डॉक्टर्स क्यूबा का झंडा लिए हुए हैं उस पर भगवा झंडा लगा देते हैं और इस पर लिखते हैं कि ये आरएसएस के डॉक्टर, आरएसएस ने लोगों की भलाई के लिए, मदद के लिए डॉक्टर्स की टीम तैयार की है। जो इसके झूठ को आज मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, जबकि वो झंडा क्यूबा का है और वो क्यूबा के डॉक्टर हैं। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो डॉक्टर कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। लेकिन ये देखिए कि आरएसएस जो ये कहती है कि 3 दिन में हम सेना से भी, भारतीय सेना से भी जल्दी, जो सेना 6-7 महीने में सैन्य कर्मी तैयार करते हैं, हम 3 दिनों के अंदर तैयार कर सकते हैं। और हमारे स्वयंसेवक संगठन के जो लोग हैं वो हमेशा बलिदान देने को तैयार रहते हैं। साथ में ये सैन्य संगठन नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संगठन है। तो आज सवाल पूछ रहे हैं कि देश के लोग जो बेबस हैं, मजबूर हैं, कामगार हो, मजदूर हो, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, आखिर ये लोग खाने को मोहताज है और अपने घर को जाने को, जो 400-500 किलोमीटर दूर, कोई बिहार का है तो कोई यूपी का है तो कोई झारखंड का, सब बेबस है, मोहताज है और कोई किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, और वो अपने घर की ओर पैदल ही चल पड़े हैं। ना खाना है, ना पीना है, बस सर पे एक बोरिया है और सर पे बैग है और कंधे पर बच्चा, तो कोई 80 साल की वृद्ध महिला है। तो ये जो तस्वीर है, ये जो आ रही है, ये वीडियो, शायद आप रोते होंगे। और ये देश की जो स्थिति है, हालात है, तो इस पर कहाँ गए जो खुद को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवादी होने का दम भरते और दावा करते हैं, और हर बात में मुसलमानों को गाली देना और मुसलमानों को तौहीन करना और उसको फर्जी राष्ट्रवादी कहना, देशद्रोही कहना और ये गद्दार कहने, यहाँ तक कि गद्दार तक कहना, वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तक वो कहाँ, क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? लोगों की मदद करते हुए क्या आपने देखा इनको? बिल्कुल नहीं देखा होगा, कहीं नज़र नहीं आए। ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं जो आज
ये बेनकाब हो रहे हैं, इनकी झूठों का पोल खुलता जा रहा है और साथ में हम इन्हें बेनकाब कर रहे हैं कि ये लोग, इनको कोई मतलब नहीं है ना किसी गरीब से ना हिंदू से। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत करते हैं और आपके नाम पर हिंदू और मुसलमान कर कर सत्ता में बैठना चाहते हैं। अब मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बारे में बताऊंगा, सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा, उनके हर एक नेता के बारे में बताऊंगा कि कौन क्या कर रहा है और कहाँ है। अब ये एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जगत प्रकाश नड्डा का। जी हाँ, ये तस्वीर देख रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब ये तस्वीर में आपको नज़र आएंगे और ये वीडियो में आप देखेंगे कि जेपी नड्डा जी कुछ अब पुलिसकर्मियों को दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? वो सैन्य कर्मियों को मदद कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं उनको मदद के लिए आगे आए हैं। और आपको बता दें कि ये क्या दे रहे हैं, खाने का सामान दे रहे हैं। और वो कितना दे रहे हैं, कितना पैकेट? केवल 10 पैकेट। सोचिए कि ये मदद कर रहे हैं या फ़ोटो लेकर करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी पार्टी और 130 करोड़ जनता पर राज कर रही हो, भारतीय जनता पार्टी, और उस वक्त जिसकी सरकार हो, वो 10 पैकेट मदद कर रहे हैं सेना के जवान को। आप समझ सकते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का कितना ख्याल रखती है, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो मजदूर बेबस और लाचार हैं, अपने घरों को पलायन कर रहे हैं, उनके पास रहने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो ना तो उनका कोई पुरसाने हाल लेने वाला है। और जो बीजेपी के नेता, आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय किस प्रकार पूर्वांचलियों की गीत गाए जा रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के बारे में। मनोज तिवारी पूर्वांचलियों के लिए गीत गाते हैं और भोजपुरी में एक से एक चुटकुले और शेर व शायरी अंदाज में अब वोटरों को रिझाने के लिए बात करते हैं और खुद को बिहार का बेटा बताते हैं। लेकिन वो कौन से बिल में घुसे हैं, कहाँ हैं जनाब, नज़र नहीं आ रहे हैं। और लोग, बिहार की जनता जो किसी तरह से 2 जून की रोटी कमाती है, मेहनत मजदूरी कर करके, आज बेबस होकर करके, लाचार होकर करके वापस घर जाने को तैयार है। कोई 1000 किलोमीटर दूर का है तो कोई 1200 किलोमीटर दूर का है। अब तक नज़र नहीं आए मनोज तिवारी। मनोज तिवारी कहाँ है, क्या कर रहे हैं? न तो खाने का इंतज़ाम, न रहने का इंतज़ाम, ना उनके पलायन या उनके घर तक पहुंचने का कोई इंतजाम करते ये नेता नहीं दिख रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं अमित शाह की। ये है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर हैं और वजीर दाखिला हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव में ये जनाब गली गली पर्चा लेकर के घूम रहे थे। चुनाव के समय वोट मांगने के लिए तो बड़ी गली गली घूम सकते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जो आज मजदूर लाचार हैं, उन मजदूरों के लिए उनके पास जाने का वक्त नहीं है। अपने बेटे को तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने का है इनको मादा। ये बीसीसीआई का सचिव बना सकते हैं, वो गरीबों का भला करने के लिए अब तक क्यों नहीं आ रहे? हर एक बात में हिंदू और मुसलमान को चुनाव बनाकर जीत लेना इनकी फितरत और चाणक्य नीति इसको कहा जाता है। हिंदुओं के नाम पर रोने वाले क्यों नहीं आज खड़े हो रहे हैं? कहाँ है कपिल मिश्रा, कहाँ है प्रवेश सिंह साहब वर्मा? ये सोचना होगा आपको और देखना होगा ये सब कि आखिर ये फर्जी राष्ट्रवादी और फर्जी हिंदू भक्ति के गीत गाते हैं और हिंदुओं के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन आपको इस वक्त इस आपदा की स्थिति में, इस विषम परिस्थिति में कोई नहीं देखने वाला। और अब देश के अलग अलग हिस्सों से पलायन कर रहे मजदूर के मौत के आने की खबरें भी आनी शुरू हो गई है। मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हैं मजदूर कि रास्ते में 4 मजदूर जब थक हार जाते हैं तो आराम करने को रास्ते में सो जाते हैं। तो भाई तेज रफ्तार से ऑटो उन चारों मजदूर को कुचल देती है, जिसमें इन सभी मजदूरों की मौत हो जाती है। तो वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जो दिल्ली से मुरैना जा रहे हैं मजदूर बीमार पड़ने की वजह से पैदल चलते चलते मुरैना तक जाने को मजबूर होता है और बीमार पड़ने की वजह से उसकी रास्ते में मौत हो जाती है। तो वहीं आज एक अच्छी खबर भी आई है, वो ये रतन टाटा ने इस आपदा के संकट समय में 500 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है। तो वहीं अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। और एक बड़ी खबर ये है कि विप्रो के चेयरपर्सन अजीम हाशिम प्रेमजी ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। उन्होंने इस स्थिति में, इस विकट परिस्थिति में
देश को 52,000 करोड़ रुपए की राहत देने की घोषणा की है। 52,000 करोड़, जी हाँ, जिसे बार बार ये कहा जाता है, जो आरएसएस और या फिर सुदर्शन न्यूज चैनल हमेशा मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करता है और बीजेपी हमेशा हिंदू और मुसलमान को बांटकर वोट लेने और उस पर शासन करती है। लेकिन आज हिंदुओं के साथ क्या वो खड़ी है और कितना इंसाफ कर रही है, क्या कर रही है, वो आप खुद देख रहे हैं, आप खुद सोचिए। लेकिन भाई दूसरी ओर ये भी बात की जा रही है कि ये जो खबर है वो पिछले साल की है। लेकिन जबकि भी हो, ये बात अभी तक विप्रो ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन ये जबकि भी हो तो उन्होंने दिया तो देश के नाम ही है। अजीम प्रेमजी ने ये पैसा देश के नाम ही किया है, अगर पिछले साल भी दिया होगा। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देश नोटबंदी जो की तरह ही देशबंदी भी बद इंतजामी और बिना तैयारी के किया गया है। अब इसकी धीरे धीरे पोल खुलती दिख रही है, क्योंकि सरकार ने किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया कि आखिर ये मजदूर कैसे घर जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे और देश के लिए सामने जो स्थिति और विकट परिस्थिति पैदा होगी उससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री ने देशबंदी की घोषणा कर दी, जबकि उन्हें सोचना चाहिए था कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कितने लोग राह में होंगे, रास्ते में होंगे, सफ़र पर होंगे, उनका क्या होगा, वो कैसे घर पहुंचेंगे और खाने पीने की जो सामान है वो कैसे पहुंचेगा। बिना सोचे समझे उन्होंने शायद एक बारगी में आकर करके, जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी का फैसला किया था, नोटबंदी का अनाउंसमेंट किया था, उसी तरीके से देशबंदी का भी घोषणा कर दिया है। अब देशबंदी भी ये फेल होता दिख रहा है। ये देशबंदी इसलिए किया गया था, लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि ताकि लोग अपने घरों में रहे और एकांत में रहे, संपर्क में न आए, डिस्टेंस बना कर रखे, सोशल डिस्टेंस में लोग रहें। लेकिन जो तस्वीर आ रही है, लोगों का जो हुजूम चल पड़ा है अपने घर की ओर पलायन करने का, अपने बस एक उम्मीद और एक आश लेकर करके, सोचिए कि 1200 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर आज के दौर में तय करना शायद कहीं ना कहीं 1947 की पार्टीशन और देश के बंटवारे की याद दिलाती है। लेकिन आज सरकार ने उन लोगों को घर पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया है, लेकिन जो पर्याप्त नहीं है। उस फोटो को देखिए कि किस तरह से लोग लाइनों में खड़े हैं, भीड़ में खड़े हैं। क्या ये लोग एकांत में खड़े हैं? क्या इन्हें अलग या सोशल डिस्टेंस बनाकर जो रखने की हिदायत दी गई थी वो है? क्या इससे कोरोना वायरस से हम जो लड़ने की बात कर रहे हैं, जो देश लड़ रहा है इस वक्त, वो लड़ पा रहा है? अश्विनी चौबे जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, जो कहते हैं कि डॉक्टर काम नहीं करे तो हाथ काट दे, ये बिहार के जब स्वास्थ्य मंत्री थे उनका ये बयान था। और आज डॉक्टर किस तरह से लड़ रहे हैं और उनके पास ना सैनिटाइजर है, ना हैंड ग्लव्स है, अपनी जान जोखिम में डाल करके भी लोग देश की सेवा कर रहे हैं। तो वही वो अपने परिवार के साथ आराम से बैठ कर करके रामायण सीरियल देख रहे हैं, जबकि कायदे से ये होना चाहिए था कि बिहार के मजदूर परेशान हैं, उन्हें उनका इंतज़ाम करना चाहिए था, उन्हें रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम करवाना चाहिए था, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, बल्कि ये परिवार के साथ आराम से देख रहे हैं। ये महोदय खुद 2012 में जब हरिद्वार में ये फंसे थे, उस वक्त जो विपदा की स्थिति आई थी, तो ये फूट फूट करके रोए थे। लेकिन आज देखिए कि ये किस तरह से आराम से घर पे अपने परिवार के साथ बैठ करके देख रहे हैं। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने हिंदू प्रेमी हैं और ये कितने जनता के लिए काम करने को आगे आते हैं, जबकि ये बक्सर से, बिहार के बक्सर से सांसद भी हैं। और भाई आपको याद दिला दूं कि डॉक्टर संबित पात्रा जो हर वक्त हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं जाग जाओ नहीं तो कटने को तैयार रहो, ये शब्द, ये बयान उनके थे। लेकिन क्या वो अभी आपको नज़र आ रहे हैं किसी जगह पे? नहीं। जबकि वो डॉक्टर थे, उनका फ़र्ज बनता था कि लोगों का इलाज करे। मुझे पता नहीं कि उनकी डिग्री सही है या ओरिजिनल है या फर्जी है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, नहीं पता। अब उन्हें हिंदू को जगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनकी कथनी और करनी में साफ साफ अंतर नज़र आता है। आप देखें और फैसला करें, और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन राष्ट्र विरोधी है और कौन राष्ट्र प्रेमी है। आप खुद फैसला कीजिए। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।